सो नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको पढ़ने से पहले एक बार आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो पढ़ लो। 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली एंड नेपोलियनिक वॉर्स बिगिंस। देन 1814 to 15 में फॉल ऑफ नेपोलियन, वियना पीस सेटलमेंट। ये सब अभी चैप्टर में आएगा, बट आप एक बार डेट्स एक बार अपने माइंड में रखो। 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। 1848 revolutions in Europe, artisans, industrial workers, peasants revolt against economic hardships, middle classes demand constitutions and representative government, Italian, German, Magyars, Poles, Czechs, etc. demand nation states. 1859 to 70 unification of Italy, 66 to 71 unification of Germany, 1905 slave nationalism gathers force in Habsburg and Ottoman empires. Now, if you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. अभी जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ है, लाइक जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, है ना। लेकिन आप यहाँ पे मैप में देखोगे ना, तो यहाँ पर फ्रांस के बाद जितनी भी आपको यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं, अभी वो कंट्रीज़ हैं, बट उस टाइम पे वो अलग अलग कंट्रीज़ नहीं थी। उनको राजाओं ने कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। सो जैसे कि अभी हम पता है कि जर्मनी अलग है, इटली अलग है, स्विट्ज़रलैंड अलग है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले उनको कुछ कुछ पार्ट्स में बांटा गया था, जिसको कि बोलते हैं डचीज़, कैंटन्स, जिसके ऊपर राजा राज करते थे, ठीक है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। तो जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, मतलब पूरे यूरोप में से आपको भी ईस्टर्न और सेंट्रल के बारे में बता रहे हैं, वो किसके अंडर था? राजाओं के अंडर था। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। मतलब क्या है इसका, कि जो एक ही जैसे हम अभी एक कंट्री बोल रहे हैं ना, उसके अंदर अभी पहले अलग अलग पार्ट्स बने हुए थे और उनके ऊपर अलग अलग राजा राज करते थे। तो जो वहाँ के लोग थे वो अलग अलग लैंग्वेज ज़रूर बोलते थे, लेकिन उनके ऊपर जो उनके कुछ कॉमन नहीं था कि हम इस कंट्री के लोग हैं, ऐसा नहीं था। वो किस तरह से डिफ़ाइन किए जाते थे कि वो किस राजा के अंडर आते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ कॉमन नहीं था, जैसे कि अभी कंट्रीज़ में होता है कि अभी एक कंट्री के लोग हैं तो वो सब एक कॉमन आइडेंटिटी हो गई, ऐसा नहीं था कहाँ पर, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। तो वो क्या करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. अब इसमें क्या बोला है, The Habsburg Empire, जो वहाँ का राजा था हैब्सबर्ग, वो क्या करते थे, वो रूल कर रहे थे ऑस्ट्रिया हंगरी पर जैसे। तो वहाँ पर एक उन्होंने पैचवर्क बनाया था, मतलब अलग अलग रीजन्स के, ये एक तरह की लैंग्वेज बोलते थे, उसका अलग पैच जैसे तुम छोटे छोटे एरियाज़ बना दिए उन्होंने, ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग एरियाज़ बना दिए, और जहाँ पर उन्होंने जो लास्ट में बताया एज वेल एज़ बोहेमिया, वहाँ पर मोस्टली जर्मन स्पीकिंग लोग थे। तो इन्होंने क्या बताया, अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी उन्होंने पार्ट्स डिवाइड कर दिए। देन इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। अब ये उन्होंने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग जगह के नाम बता दिए कि वहाँ पे जर्मनी बेस्ड लोग थे तो वो बोहेमिया था, यहाँ पर इटालियन स्पीकिंग है तो उसको लोम्बार्डी और वेनेशिया बता दिया। देन इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार। अब हंगरी में भी क्या बोला, आधी पॉपुलेशन मैग्यार बोल रही है और आधी बोल रही है वैरायटी ऑफ डायलैक्ट्स, मतलब अलग अलग तरह की लैंग्वेज जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी। इन गैलिशिया में जो पार्ट है, वहाँ पर जो जगह है, वहाँ पर जो राज कर रहे थे वो बोलते थे पॉलिश। तो बस कि आपको अलग अलग जगह की नाम बताया कि वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज थी। अब ये जो मैंने आपको कुछ यहाँ पे जगह बताई है,
उसके अलावा भी जो एम्पायर्स थे, जो राजा थे, उनके बारे में बताया है। देयर ऑल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, बोहेमियंस एंड स्लोवक्स टू द नॉर्थ, स्लोवन्स इन कार्लिनोला, क्रोट्स इन टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। ये सिर्फ आपको एक पॉइंट्स में आपको पढ़ना है कि कहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग थे, दैट्स इट। सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजीली प्रोमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अगर सब अलग अलग छोटे पार्ट्स में सब अपनी अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई यूनिटी नहीं है कि एक ही लैंग्वेज में इस तरह से कुछ हम कम्युनिकेशन करेंगे, तो सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई यूनिटी ही नहीं है, तो लोगों में नहीं है, तो पॉलिटिकल यूनिटी तो होगी ही नहीं। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor। तो यहाँ पे सब अलग अलग रहते हैं, सब अलग अलग लैंग्वेज के लोग अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन उनमें कॉमन सिर्फ एक ही चीज़ है, कॉमन सिर्फ ये है कि उन सब का राजा जो है वो एक है। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज। तो जब यहाँ पर सब अलग अलग रह रहे हैं, तो यहाँ पर नेशनलिज्म कैसे एमर्ज हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। 2.1 The aristocracy and the new middle class। So socially and politically a landed aristocracy was the dominant class on the continent। तो क्या बोला है यहाँ पे, अरिस्टोक्रेसी का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि कोई सोसाइटी हम बोल देते हैं लाइक मिडिल क्लास, रिच पीपल। तो इस तरह से क्या बोला है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जो कि जिनके पास अपना लैंड था, वहाँ पर लैंड ओनर्स थे, जो उनका जो ग्रुप था वो वहाँ पर डोमिनेंट था यूरोप में, वो ही ज़्यादा अपना चलाते थे। जो रेंटेड, जैसे अभी जो रेंट पे रहते हैं, उसी तरह से वहाँ पर रेंट पे किसको बोला जाता था, जिनके अपने लैंड नहीं थे और वो फार्मर्स अगर थे तो वो उनकी जो ज़मीनें थी उसके ऊपर वो काम करते थे। तो यहाँ पर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब है लैंड ओनर्स, जिसके पास अपनी ज़मीनें हैं, वो उस टाइम यूरोप में डोमिनेट करते थे, उनकी चलती थी। मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ना, बहुत सारे रीजनल डिविजन्स थे, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग कल्चर के, उनसे हटकर था ये ग्रुप, जो ये है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाले लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो अलग अलग रीजन के, मतलब जैसे हम अपनी कंट्री बोलते हैं, तो उस टाइम पे जो अलग अलग पार्ट्स के सब लैंड ओनर्स थे ना, उनका अपना ही एक ग्रुप था, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं था जो बाकी लोग थे। तो सपोज़ एक कंट्री के लैंड ओनर्स दूसरी कंट्री के जो लैंड ओनर्स हैं उन्हीं से बात करते थे, वो उन्हीं में उनकी जो फ्रेंडशिप होती थी वो उन्हीं के साथ होती थी। एंड दे ओन एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, मतलब कंट्री साइड के पास भी उनके वो थे, ज़मीनें थी, टाउन हाउसेस भी थे उनके, मतलब अपने अपने घर भी थे, एक नहीं था, बहुत सारे थे। दे स्पोक फ्रेंच, और वो ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सब रीजन्स के अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते थे, लेकिन ये जो थे ना लैंड ओनर्स, चाहे वो किसी भी रीजन के थे, वो बोलते फ्रेंच थे, वो अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते थे। वो जैसे अभी बोलते हैं ना, अभी इंडिया में एक कि हम हमारा अपना स्टेटस दिखाने के लिए बोल सकते हो, या फिर एक कॉमन लैंग्वेज के लिए बोल सकते हो कि हाँ हम एजुकेटेड है तो हम इंग्लिश बोलेंगे, तो इसी तरह से वहाँ पे वो फ्रेंच बोलते थे, जो लैंड ओनर्स थे, जिनकी अपनी एक क्लास थी। सो तो उनकी जो फैमिलीज थी वो ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। अब एक कंट्री के दूसरी कंट्री के जो लैंड ओनर्स थे वो उन्हीं से मैरिज करते थे, किसी और से नहीं करते थे। और जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या थी, बहुत ही थोड़ी थी। ज़्यादा लोग तो वो थे जो बाकी लैंग्वेज अलग अलग बोल रहे थे और जिनके पास अपना लैंड नहीं था, लेकिन कम लोग थे। ये जो लैंड ओनर्स थे ना, डोमिनेंट ज़रूर कर रहे थे, लेकिन ये क्वांटिटी में कम थे। एंड मेजॉरिटी जो थी पॉपुलेशन की थी वो थी जो उनकी ज़मीनों पे काम करती थी, पीजेंट्री बोला है ना, जो उनकी ज़मीनों पर काम करती थी। एंड टू द वेस्ट, अभी पहले हमने सेंट्रल और ईस्ट की बात करी थी ना, अब हम वेस्ट पे आ गए हैं, वेस्टर्न यूरोप। बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, जो वहाँ पे टीनेंट्स थे जो उनकी ज़मीनों पे काम करते थे, ज़्यादा लोग वो थे, ठीक है। और जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में थे, वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट इस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स।
सर्व्स होता है जो उनके लिए काम करते हैं, लैंड ओनर्स जिन जो होते हैं ना, वो दास बना के रखते थे, गुलाम बना के रखते थे, उनको सर्व्स बोलते हैं। तो क्या बोला है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग ज़्यादा थी, जो उनके जो लैंड ओनर्स थे, और उनको वो किससे काम करवाते थे, जो बाकी के लोग थे जिनके पास लैंड नहीं था, और वो उनका अपना गुलाम बना कर रखते थे। एंड इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, कुछ वेस्टर्न और कुछ सेंट्रल पार्ट जो था यूरोप का, वहाँ पर किसकी ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ फॉर द मार्केट। अब क्या शुरू हुआ, अब शुरू हुआ वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का कुछ पार्ट, वहाँ पर लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ बनानी शुरू करी, ट्रेड्स करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन, वो इम्प्रूव होनी शुरू हुई, और वो मार्केट के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाने लगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हुई इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के बाद वहाँ पर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन फ्रांस और जर्मन के कुछ पार्ट्स में कहाँ पे कब शुरू हुआ, 19th सेंचुरी में। और इन इट्स वे, मतलब जब ये एमर्ज हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बन रही थी, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बिगिन। अब नया सोशल ग्रुप आया, कौन सा, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस मेड अप इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस प्रोफेशनल्स। पहले सिर्फ लैंड ओनर्स का अपना डोमिनेंट था, वो डोमिनेट करते थे। अब न्यू क्लास बननी शुरू हुई, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, एजुकेशन लेनी शुरू करी, इंडस्ट्री बनानी शुरू करी। अब उनको बोला जाने लगा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जो कि मिडिल क्लास थी। ठीक है, उन्होंने अपने बिज़नेस शुरू करने शुरू किए, प्रोफेशन शुरू करना स्टार्ट किया। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो ये ग्रुप्स थे वो थोड़े थे, 19th सेंचुरी तक तो थोड़े थे। एंड इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल, जो एजुकेटेड थे, लिबरल मिडिल क्लासेस से, जिनकी जो सोच थी वो लिबरल थी, खुली सोच थी, जो उनके आइडियाज़ थे ना, दैट आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी। जब वो एजुकेट हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बिजनेसमैन बन गए, फिर उनके माइंड में आया कि हमें नेशनल यूनिटी चाहिए, तब आइडिया आया। एंड फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी। तो जो पहले एरिस्टोक्रेटिक थे ना, जिनके पास लैंड थी, अब उसको ख़त्म करना शुरू करना स्टार्ट किया उन्होंने, जो ये मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग आने शुरू हुए उसके बाद। देन 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब लिबरल नेशनलिज्म बोलते किसको है वो हम पढ़ेंगे। तो अर्ली 19th सेंचुरी में जो ये आइडिया आया ना नेशनल यूनिटी का, वो किससे आया, लिबरलिज्म से आया। और लिबरलिज्म का मीनिंग किससे बना है, लाइबर LIBER, जिसका मतलब होता है फ्री, जिसे हम लिबर्टी भी बोलते हैं, ये उससे बना है। और जो न्यू मिडिल क्लास अभी बना है ना, वो अपने फ्रीडम के लिए और अपने इक्वालिटी के लिए खड़ा होना शुरू हुआ। और उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट मीन्स इक्वालिटी होनी चाहिए सब में। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म खड़ा तो हो गया था, हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ इट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म आया था, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था, और गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट भी किया था। 19th सेंचुरी में लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, उन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करना शुरू किया था। मतलब इक्वालिटी में वो बिलीव करते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए सब में, प्रॉपर्टी की भी। बट इतनी सारी इक्वालिटी के बाद भी ना क्या नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, सफरेज। इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिडंट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज होता है राइट टू वोट, मतलब लोगों को सब कुछ राइट्स तो दे दिए, लेकिन वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं दिया। एंड आप देखोगे जो पहले रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन।
सबसे पहले उन्हीं को मिला था प्रॉपर्टी, उसका वोटिंग का राइट, जिनके पास प्रॉपर्टी थी। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि कौन वोट करते थे पहले, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, बाकी कोई वोट ही नहीं कर सकता था। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो लेडीज़ हैं उनको पॉलिटिकल राइट से दूर रखा जाता था, उनको ये राइट्स नहीं दिए जाते थे। और जो कुछ पीरियड, ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, कुछ टाइम के लिए ही, अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल इंजॉय सफरेज। जैकोबिन्स का जब था वहाँ पर, तभी एडल्ट मेल जो थे वो ये वोटिंग का जो राइट था वो इंजॉय करते थे। लेकिन जब नेपोलियनिक कोड आया उस टाइम पर वोटिंग का राइट कम कर दिया गया लोगों के लिए, और जो वुमेन थी उनको एक माइनर का स्टेटस दे दिया गया, और जो सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, जो राइट्स दिए गए सब वो किसको दिए गए, फादर्स या फिर हस्बैंड्स को। वुमेन के राइट्स ले लिए गए वापस, उनको नहीं दिए गए कोई भी राइट्स। और पूरी 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग, वो इक्वल राइट्स के लिए लड़ते गए। कौन? जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, और वुमेन वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहे। और वैसे यहाँ नहीं लिखा हो, लेकिन 1946 में जाके उनको ना अपना वोटिंग का राइट मिला था। एंड इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। पहले ये रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो वो इधर से उधर, मतलब एक पार्ट की कंट्री से दूसरी में जब जाएगा तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होगी, उनको पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा। बट लिबरलिज़म में उनको बोला कि वो रिस्ट्रिक्शंस हटानी चाहिए। तो जो अर्ली 19th सेंचुरी है वो, वहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग डिमांड हुई मिडिल क्लास की। जो भी मिडिल क्लास ने अपनी डिमांड्स रखी वो स्ट्रॉन्ग होती गई। कब? 19th सेंचुरी में। एग्जाम्पल्स उन्होंने क्या बोला है, जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन का, तो नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ द काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज इन फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं आपको पता है? 28 है। तो लेकिन कंट्री तो एक ही है ना। लेकिन उस टाइम पर क्या था, पहले उस टाइम पर था कि 39 स्टेट्स हैं, बट वो एक कंट्री के अंदर नहीं आएंगे, वो सब अलग अलग हैं, मतलब एक यूनिटी नहीं है। उनको 39 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, और जब 39 स्टेट्स में डिवाइड किया तो वहाँ पे उतनी ही करेंसी थी, सबकी अपनी अलग अलग। तो मतलब एक छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, जैसे स्टेट्स हैं उतने उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने पर भी ना वो टैक्स, जो अपना सामान लेके जाते थे बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, उस पर वो टैक्स लगा देते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 11 कस्टम बैरियर्स, मतलब उनको इतने ज़्यादा बैरियर से, ऑब्स्ट्रक्शन से उनको पास करवाना पड़ता था। इतने में तो उनका नुकसान ही हो जाता था, इतना टैक्स पे करने में तो। और कहीं कहीं पर क्या था, 5% एट ईच ऑफ देम, सबको 5% जो है उनको कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स पे करना पड़ता था। सो ड्यूटीज़ वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। तो जो टैक्स लेते थे वो उनके वेट पर था, वो कितना सामान लेकर आए हैं उसके वेट पर डिपेंड करता था। और ऐसे ही जितने भी अलग अलग रीजन थे सबकी ना अपनी अपनी क्या थी, अपनी अपनी करेंसी थी, अपना अपना सिस्टम था कि कैसे उनको टैक्स पे करना है वेट के अकॉर्डिंग। और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था, मतलब इतने सारे छोटे छोटे स्टेट हैं, एक दूसरे में जाने पर भी उनको इतना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा था। और जो मेजर था क्लॉथ का, जैसे कि वॉज द एले विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। जैसे हम अभी मीटर बोलते हैं ना, 1 मीटर हर जगह कॉमन होता है, बट उस टाइम पे वो भी अलग था। सब अपने जो मेजर से ना मीटर नहीं बोलते थे, जैसे सबका मेजर ही अलग था कि वो इतनी लेंथ का इतने पैसे लेंगे, इतनी लेंथ के इतने पैसे लेंगे, सबका मेजरमेंट भी अलग था। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स। तो इतनी अभी जैसे सबका 1 मीटर कॉमन है, हम यहाँ पे रहें या दूसरी कंट्री में जाएं, मीटर कॉमन होगा, बट उस टाइम पे सबका अलग अलग था। तो ये सब क्या थी, ऑब्स्ट्रक्शंस थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में, कि यहाँ पर कितने पैसे लगेंगे, दूसरे रीजन में कितने पैसे लगेंगे। तो उन्होंने उसके लिए एक आर्ग्यू किया और बोला एक ना यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए,
जिससे कि जो हम बिज़नेस करें वो प्रॉपरली हो सके। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन बना, एक ग्रुप बना जिसको बोला गया ज़ोलवेरिन। ये आपको लर्न करना है, ज़ोलवेरिन एक ग्रुप बना 1834 में। उन्होंने क्या, और वो किसके थ्रू बना, किसका इनिशिएटिव था? प्रूशिया का था, इनिशिएटिव प्रूशिया का था। लेकिन उसमें फिर बाकी सब जो जर्मन के स्टेट्स थे उन्होंने भी उसको ज्वाइन किया, उस ग्रुप को, जो कि था ज़ोलवेरिन। उस ज़ोलवेरिन ग्रुप का क्या मेन पर्पस था? वो चाहते थे कि जो टैरिफ बैरियर है, मतलब जो हर एक अलग अलग स्टेट्स में जाने पर जो हमें टैक्स लग रहा है, प्लीज़ उसको हटा दो। और जो करेंसी हैं अलग अलग स्टेट्स की, मतलब 30 स्टेट्स हैं अगर, तो 30 करेंसी है, उसको भी हटाओ, सेम करेंसी रखो। तो 30 करेंसी हटा के उस ग्रुप ने सिर्फ 2 करेंसी रख दी, ताकि जैसे करेंसी क्या होता है, हमारे यहाँ पे रुपए है, कहीं बाहर जाएंगे तो डॉलर है, पर वो तो अलग कंट्री हुई ना, यहाँ पे तो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसी में अलग अलग करेंसी थी, मतलब यहाँ से उधर जा रहे हैं तो फिर करेंसी चेंज करो। तो उन्होंने वो सब हटा के 30 करेंसीज हटा के सिर्फ 2 में कर दिया, मतलब 1 रुपये रख दिया, 1 डॉलर रख दिया, इस तरह से आप समझ सकते हो। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ, और जो रेलवे का नेटवर्क था वो भी उन्होंने जो था क्या किया, फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो रेलवेज़ हैं उनको भी बनाया गया, उनका भी कनेक्शन किया गया, ताकि वो जल्दी पहुंच सके एक जगह से दूसरी जगह बिज़नेस करने के लिए। एंड अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन, जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, मतलब जो इकोनॉमिक्स थी वहाँ की, उसको स्ट्रेंथन किया गया। द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम, उस टाइम पर इकोनॉमिक्स भी उन्होंने स्ट्रेंथन करनी शुरू करी। तो ज़ोलवेरिन ने क्या किया वो आपको लर्न करना है, ठीक है। न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।